गुड इवनिंग शिखा। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि आप लोगों ने लास्ट टॉपिक कर लिया है ना कंप्लीट, क्योंकि वापस से फिर से गुड ये इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। फिर से जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे ईएम वेव्स, तो उसमें टाइम है अभी, है ना। तो अगर आप लोग जो होमवर्क है उसको ढंग से नहीं करोगे तो फिर आप बीच में परेशान होगे और आपको बीच में टाइम मिलेगा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बताया आपको भी, है ना। किसी का अगर छूट गया था ईएमआई, किसी का ईएमआई का अगर होमवर्क छूट गया था, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने दोबारा करा होगा। एटलीस्ट उतने उतने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे आप, है ना। तो इसलिए जब जो चैप्टर चल रहा है ट्राई करा करो कि उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मोमेंटम में आप रहते हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट था और ईएम वेव्स काफी। तो मेक श्योर कि जिसने नहीं किया है वो अब कर ले, क्योंकि अभी आपको मॉडर्न फिजिक्स जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इतना असाइनमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ईएम वेव्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास, लेकिन आज आज का टाइम है ना। नेक्स्ट लेक्चर से आज और कल में जितने हो सके कर लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। आई होप कि बात समझ में आ रही होगी सबको। यस सर। यस यस सर। एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। सर। सर वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर अब आ रही है। यस अब आ रही सर। है। यस सर। सर अभी नहीं आ रही है।
Am I audible? Yes, sir. Is anybody else facing the problem कि मीटिंग से आप लोग निकल रहे हैं? किसी को और कोई इशू आ रहा है? No, sir. ठीक है, okay, No. that sums up to, I guess it is my only problem. ठीक है, no problem. I think it has been fixed. I hope कि अब ऐसा नहीं हो, बट अगर होता भी है तो I'll join it back. Okay, ये जो मैंने क्लास में बच्चे देख रहा हूँ मैं, एक दो बच्चे कम हो गए हैं, तो ऐसा क्लास लीव नहीं करनी है ना, क्लास तो कंडक्ट होगी ही सही, ठीक है, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, तो फिर क्लास लीव करने का कोई सेंस नहीं बनता है, राइट? कूल. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, है ना? क्या नाम है भाई उसका? कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम? Modern physics. मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है. सो मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल टुगेदर अ न्यू ब्रांच, है ना? इट्स नॉट जस्ट अ चैप्टर, एक पूरी ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स, है ना? पता है हम लोगों को ये बात, राइट? कि जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना, मैकेनिक्स है, वैसे मॉडर्न फिजिक्स भी अपने आप में एक ब्रांच है. अभी लास्ट है तुम्हारा, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, देन सेमीकंडक्टर्स, एंड देन फिजिक्स का सिलेबस ओवर. अब मॉडर्न फिजिक्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट भी है, यानी कि बहुत ज्यादा तुम्हें फॉर्मूलाज नहीं पढ़ना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने, है ना? लेकिन नया भी है, यानी कि आप हर चीज में रिलेट कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रो डायनेमिक्स में मैकेनिक्स से रिलेट कर पा रहे थे, है ना? गुड इवनिंग प्रिया. कहीं ना कहीं आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे थे. मॉडर्न फिजिक्स में भी आप कर पाओगे, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स काफी एक ऐसी ब्रांच है जो कि थोड़ा नए कॉन्सेप्ट्स को बताती है, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग होने वाला है काफी ज्यादा, और इस बोलता हूँ मैं हर बार, मुझे पता है, लेकिन ये जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है? तो लगने वाला है तुम्हें ये, तो क्लासेस मिस मत करना, बिकॉज इसके वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, आपके एग्जाम्स में. तो डू नॉट मिस दिस, एंड स्टार्ट से ही थोड़ा फोकस करके चलना, ताकि बेसिक्स थोड़े बनते जाएं अच्छे से, ठीक है? स्टार्ट करें बच्चों, शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, मुझे बताइएगा आप लोग कि आपको विजिबल है या नहीं है. ओके, दिख रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है Yes, सबको? sir. Visible. विजिबल, ठीक है. तो मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नॉट एग्जैक्टली, बट एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट माना जा सकता है. वैसे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट होता है, पर आप मान सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, जो कि बेसिकली क्या है कि बाद में डिस्कवर हुई थी ना, जिन्होंने हमारे जो नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स थे उनके कॉन्सेप्ट्स को क्या किया, डिफाई किया, है ना? और नई चीजों के बारे में हमें जानकारी दी कि भाई ये चीजें भी हो सकती है ना? जिसमें कि सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट था वो तो क्या था, यही था कि जो आपका लाइट है ना, वो पार्टिकल के अलावा वेव की तरफ बिहेव करता है ना? देन लोगों ने बोला वेव ही बना है, वेव की तरह ही करता है, तो लोगों ने बोला ऐसा भी नहीं है ना? आइंस्टीन ने हमें बताया कि ऐसा भी नहीं है, दोनों तरह से बिहेव करता है, वो हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना? देन कुछ लोग हो रहा है, उन्होंने बताया कि नहीं, केवल लाइट ही नहीं, और भी चीजें ऐसी है जो कि पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करती है, तो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं. तो ये सारी जो डिस्कवरीज थी, इन्वेंशंस थी, ये बाद में हुई थी. क्लासिकल फिजिक्स जो हमारी थी, न्यूटोनियन फिजिक्स भी जिसे बोलते हैं ना, न्यूटन ने जो बनाई थी, बेसिकली काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिसमें दिया था, है ना, उसके बाद आई थी, ठीक है? तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो एक्सप्लेन कर पाए हम लोग विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. तो हम लोग इसको रिलेट भी कर पाएंगे, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सही हैं, ट्रू है ना, जिनको कि ऐसे नकारा नहीं गया कि ये गलत बात है. होता है ना, ऐसे हम कुछ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ और आ जाता है, फिर उसके बाद कुछ और आ जाता है ना? कॉन्जिक्यूटिवली लोग बताते रहते हैं कि ये जो थ्योरी आपने पहले पढ़ी हुई है वो तो गलत है सर, अब एक नई पढ़ो. फिर उसके बाद फिर बता देते हैं कि एक और नई पढ़ो, वो भी गलत थी. होता है ना ऐसा? केमिस्ट्री में तो होता ही है काफी, Yes. है ना? हाँ, तो मॉडर्न फिजिक्स के काफी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो अभी भी वैलिड है, यानी कि वो हो सकता है कि वो हमेशा रह रहे हैं, है ना? उनका कुछ मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, वो तो खैर ब्रेक वैसे भी नहीं होते, लेकिन अप्लाई कहाँ पे किए जा सकते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ. जैसे कि कई सारी चीजें जो है वो गलत प्रूव हुई हैं, है ना, जैसे कि डिम्पल ने बोला, तो ऐसी चीजें जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में कम है रिलेटिवली, ठीक है, जो कि अभी तक गलत प्रूव हुई है ना?
इनफैक्ट हम मॉडर्न फिजिक्स के हेल्प से और डीप डाइव भी करने का ट्राई कर रहे हैं साइंस के अंदर। तो ये तो थोड़ा प्री टेक्स्ट हो गया है ना, कॉन्टेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम चालू करेंगे तो आपको खुद से समझ में आने लगेगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। चालू करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आज के पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आज पहला लेक्चर है ना मॉडर्न फिजिक्स का, तो आज ज्यादा हैवी नहीं रखने वाला तुम्हारे लिए मैं, है ना। आज कहानी की तरह मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जो आज का लेक्चर है उसको कहानी की तरह, एक तरह से स्टोरी टेलिंग होती है ना जैसे, वैसे हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्लास को, ताकि हम अगले जो क्लासेस है जिसमें कि हम एग्जाम से रिलेटेड चीजें, जो क्वेश्चंस है वो पढ़ने वाले हैं। एग्जाम से रिलेटेड तो आज भी पढ़ेंगे, पर जो क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं, तो उसको आप समझ पाओ, इसलिए आज थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्लास को। लेकिन आपको उसके लिए कंसंट्रेशन अपना मेंटेन करके रखना है ना, क्लास में ड्रॉप आउट मत होना बीच में, अदरवाइज फिर समझ में आएगा नहीं आगे जो भी चलेगा। कूल। तो आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला टॉपिक हम ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का पहला टॉपिक हम ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पहला आप यूनिट बोल सकते हो उसको, है ना, पहला टॉपिक बोल सकते हो, चैप्टर जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। तो इसको हम समझने वाले हैं, है ना। उसमें हम क्या समझेंगे भाई कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नॉट वेव नेचर। वेव नेचर हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था बच्चों, कौन से चैप्टर में वेव नेचर समझा था लाइट का? EM waves. ईएम वेव्स। ओके, उसके पहले नहीं पढ़ा था वेव नेचर? ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बताया था ना तुमको पहली बार मैंने लाइफ में, कि लाइट वेव Yes, sir. है ना। अरे पहली बार तो वेव ऑप्टिक्स में बताया था। तुम तो पार्टिकल पार्टिकल बोलते रहते थे, रेज वगैरह बोलते रहते थे, है ना। फिर तुमको वेव ऑप्टिक्स ने क्या बताया कि ऐसा नहीं है, लाइट जो है वो वेव है ना। तो इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लाइट पार्टिकल की, है ना, एज लाइट को ट्रीट करेंगे एज अ पार्टिकल, है ना। थोड़ा और उसको दूसरे नाम से समझेंगे। फोटोन बेसिकली बोला जाता है, आपने सुना भी होगा फोटोन के बारे में, नाम तो सुना होगा फोटोन का, राइट। तो यस हाँ, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं काफी डिटेल में अच्छे से। ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे, थोड़ी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एमिशंस वगैरह कैसे होते हैं ये सब पढ़ेंगे। एंड देन देयर आर टू टॉपिक्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज। सो मॉडर्न फिजिक्स से ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि काफी सारे क्वेश्चन आए, है ना। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 15 to 20 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 5 साल में, राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार इससे 4 4 क्वेश्चंस भी आते हैं, 6 क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, है ना। 2 2 3, तो एवरेज आप निकाल के चलोगे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और 3 से 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी सफिशिएंट होते हैं इंपॉर्टेंट बनाने के लिए इस टॉपिक को, है ना। सो एज आई सेड, ट्राई टू फोकस एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस दैट आर एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, चालू करते हैं। फिलहाल तो जीरो से चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अभी तक हमने लाइट को पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करके देख लिया, और लाइट को वेव की तरह भी ट्रीट करके देख लिया, राइट। तो अभी हम लाइट या रेडिएशन को किस तरह से और देख सकते हैं, हम बेसिकली उसके दोनों जो नेचर हैं उनको एक साथ समझ सकते हैं क्या, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, सो द टॉपिक नेम इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, लेकिन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के नाम से आपके चैप्टर, मतलब आप ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के नाम से आपके बुक्स वगैरह में आपको मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक से आपको मिलेगा। तो एक ही बात है, ये टॉपिक का नाम कुछ भी हो, लेकिन जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम बात करते हैं रेडिएशन की ही, ऑब्वियसली, है ना। रेडिएशन कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी हीट, है ना, इट कुड बी लाइट, एनर्जी, बेसिकली एनर्जी सोर्स, है ना, एनर्जी किसी भी तरह की। लेकिन यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं स्पेसिफिकली अभी, जैसे कि बात कर रहे हैं लाइट की, है ना, लाइट को हम रेडिएशन बेसिकली बोल रहे हैं, है ना। तो हमने उसके दोनों नेचर पढ़े हैं बच्चों, पार्टिकल नेचर भी पढ़ा है, और दूसरा कौन सा नेचर पढ़ा है लाइट का? वेव नेचर। वेव नेचर। ठीक है, ये दोनों हमने पढ़े हुए, राइट। लेकिन अगर हम समझें ध्यान से, ठीक है, एनर्जी दैट इज सेंट आउट फ्रॉम समथिंग, ऐसी एनर्जी जो कहीं से निकली हुई है, ठीक है,
ऐसी को रेडिएशन बोलेंगे। तो अगर हम समझें ध्यान से तो केवल लाइट के बारे में ही हमने ये सब बातें करी थी। कभी आपको किसी ने कुछ और बोला, लाइट के अलावा किसी और चीज के बारे में किसी ने ऐसा बोला कि यार ये पार्टिकल है क्या, यार ये वेव है क्या? कभी सुना आपने किसी भी चैप्टर में या किसी से नॉर्मली बात करते वक्त कभी किसी से सुना है आपने कि ये तो लाइट के अलावा किसी और चीज के बारे में बात हो रही हो और उसके बारे में ये बोला जा रहा हो कि क्या ये वेव है, क्या ये पार्टिकल है? ऐसे डाउट किया जा रहा है उसके ऊपर, कभी सुना है क्या? नहीं सुना ना, क्योंकि जनरली एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में आता नहीं है ना, जनरली हम इस बारे में बात करते नहीं, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने बात करना चालू किया था। अब किस टाइम पे वो हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री, लेकिन लोगों ने ये बोला कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग जस्ट अबाउट लाइट, ओके, व्हाई वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट लाइट। तो जिन लोगों ने ऐसा सोचना चालू किया है ना, उन लोगों ने ये थ्योरी भी दी और कुछ लोगों ने फिर उसको प्रूव भी किया कि ना केवल लाइट बल्कि मैटर। क्या मैटर का मतलब समझते हैं हम लोग बच्चों? Yes, sir. यस सर। है ना? दो मैटर भी, जिसको कि अभी तक पूरी दुनिया क्या बोलती आ रही थी कि केवल पार्टिकल नेचर होता है मैटर का। अरे मैटर तो पार्टिकल नेचर ही रखता है, यही बोलते रहे थे लोग, है ना? जैसे मैटर तो तुम भी हो, मैं भी हूं, ये पेन भी है ना? जो हमारी बुक है वो भी है, मोबाइल फोन, ये सब मैटर है ना बच्चों, है ना? तो Yes, sir. Yes, कभी sir. कभी तुमने ऐसा डाउट थोड़ी ना किया इस पे कि ये वेव हो सकती है सर, इट कुड बी अ वेव। अरे इसको तो पार्टिकल की तरह देखते आ रहे हो ना तुम। अभी तुम्हारा पेन है, इसको तुम फेंकोगे तो इसको, इसके ऊपर पार्टिकल फिजिक्स ही तो लगाओगे कि इसका इतना मास है, इसकी इतनी वेलोसिटी होगी, मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, राइट? पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, है ना? कभी वेव की तरह यस सर। Yes, sir. कभी किसी ने बोला खुद को कि भाई हाय, माय माय नेम इज मुस्कान एंड आई एम अ वेव, है ना? ऐसे कभी बोला नहीं होगा ना आप लोगों ने किसी को, राइट? तो लेकिन उस टाइम पे लोगों ने सोचा कि यार जब लाइट हो रही है, पार्टिकल और वेव दोनों, तो मैटर क्यों नहीं हो सकता? तो लोगों ने जब सोचना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, थ्योरी दी, और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उसको प्रूव भी कर दिया कि यस, द मैटर कुड बी बोथ पार्टिकल एंड इट कुड होल्ड वेव नेचर एज वेल, विच वाज अ ब्रेक थ्रू डिस्कवरी इन साइंस, है ना? बाद में कुछ लोगों ने इसको प्रूव किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल की तरह देखते आ रहे हैं ना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं ना इसको हम वैसे भी। तो दो Yes. डेविसन एंड जर्मर, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी नेचर होल्ड करता है? वेव नेचर। Wave nature. वेव नेचर भी होल्ड करता है, ठीक है। सो व्हेन मैटर बिहेव्स बोथ एज पार्टिकल्स एंड वेव नेचर, इसको ये हम सब पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वैसे तो ये आगे पढ़ने वाले हैं तो अभी इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर आप इसको पढ़ना मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना उनको कि भाई जब मैटर आपका बिहेव करेगा दोनों तरीके से, पार्टिकल एंड वेव, ठीक है। तो ये हम किस में पढ़ने वाले हैं बच्चों? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। डी ब्रॉय बोलते हैं वैसे तो इसको, डी ब्रॉगली नहीं बोलते, डी ब्रॉय बोलते, पर आप बोल लेना आपको जो मन करे, ठीक है, लिख के सही आना पर, है ना? बोलते डी ब्रॉय पर इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कुछ सवाल जवाब कुछ पूछना है? No, sir. नहीं? नो सर। कूल। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, है ना, हमें उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी पहले तो, कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिक्चर में कैसे आया, है ना? तो भाई हुआ क्या कि मैक्सवेल जो थे उनके बारे में आपने पढ़ ही लिया है, आपके दोस्त बन गए अब तो मैक्सवेल, है ना? क्योंकि उन्होंने आपको जो जो बताया था वो आपको पता चल गया और आप काफी इंप्रेस हो गए उनसे अब तो, है ना? और उनके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो, तो तुम्हारे फ्रेंड तो बन ही गए हैं वो, जहां तक मुझे लग रहा है ना? और मैक्सवेल ने जो बताया वो तुम्हें मेरे ख्याल से काफी कूल भी लगा होगा, क्योंकि मैक्सवेल ने ही तो बताया था हमें सबसे पहले कि भाई वेव नेचर जो है वो होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें मैं, जाओ खुश रहो, है ना? और क्या बताया था मैक्सवेल ने? अरे सब मैं ही बताऊंगा, तुम भी बता दोगे कुछ। मैक्सवेल ने और क्या बताया था हमें? मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट वाले चैप्टर में, तो उन्होंने क्या बताया था हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।
हाँ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यानी कि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिससे कि कंटिन्यूटी ऑफ करंट एक्सप्लेन किया जा सकता हो, जिससे कि फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट है ये एक्सप्लेन किया जा सकता हो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, है ना। तो उन्होंने बेसिकली मॉडिफाई किया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है कुछ तो आपको ये बताना है कि मैक्सवेल ने यूनिफाई किया था इलेक्ट्रोडायनामिक्स को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक्सवेल ने क्या किया था, यूनिफाई किया था इलेक्ट्रोडायनामिक्स को। याद करो, उन्होंने 4 इक्वेशंस दी थी, गॉस लॉ के बारे में बताया था पहले तो, है ना। गॉस लॉ को उन्होंने अकाउंट में लिया, फिर उसके बाद उन्होंने आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बताया, है ना, इक्वेशन दी। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, फेराडेस लॉ के बारे में, फिर उन्होंने एम्पियर लॉ को भी मॉडिफाई किया था। याद आ रहा है ना ये सब चीजें, लास्ट क्लास Yes, में पढ़ी थी, है ना। Yes, sir. sir. Yes, तो sir. बेसिकली उन्होंने यूनिफिकेशन किया था। यूनिफाई करना मतलब समझते हो ना, कि जैसे कि 4-5 स्टेट्स हैं, तुमने मिला के एक कर दिया, है ना, तो उसे बोलते हैं यूनिफिकेशन करना। तो यूनिफाई किया था जेम्स मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोडायनामिक्स को। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने उसमें क्या बताया था कि 1873 में, इतने पहले की बात है ये, उन्होंने बताया था कि भाई वेव नेचर है, बेसिकली आप जो बातें कर रहे हो ना ये सब लाइट के बारे में, ये सब गलत है, वेव नेचर होल्ड करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव्स, उनके बारे में उन्होंने हमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोजिशन से बनती है, उनके सिंक्रोनाइज ऑसिलेशन से ये बनती है बेसिकली, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब उन्होंने बताया था हमें, ठीक है। तो ये कहानी बेसिकली वैसे स्टार्ट तो यहाँ से हुई नहीं थी, कहानी तो ये स्टार्ट हुई थी कहाँ से, न्यूटन से। अरे न्यूटन से ही तो स्टार्ट हुई थी Yes, कहानी। sir. 1675 की बात है ये, इतनी पुरानी बात है, जब उन्होंने हमें क्या बताया था कि लाइट क्या है भाई, पार्टिकल है। क्या है लाइट? particle. 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 पार्टिकल को नाम भी दिया था उन्होंने, क्या बोला था उस पार्टिकल को उन्होंने, कॉर्पसल्स। याद आ रहा है? Yes, कॉर्पसल sir. करके कुछ बोला था उन्होंने, याद आ रहा है ना, न्यूटन ने ऐसा बोला था हमें। उसके बाद कौन आए थे भाई, हाइगेंस। हाइगेंस आए उसके बाद। काफी साल तक तो इनकी बात मान ली, 100-150 साल तक तो किसी ने शक ही नहीं किया इन पे, भाई न्यूटन बता के गए, अगर कोई इन पे शक करेगा तो फिर उसका तो करियर खत्म, है ना। तो न्यूटन पे किसी ने डाउट ही नहीं किया। लेकिन आए फिर ऐसे लोग जिनको लगा कि नहीं यार, न्यूटन ने बताया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सही होगा, गलत भी हो सकता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उनको पता चला कि नहीं नहीं नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है। लाइट क्या है भाई, Wave. Wave. वेव है Wave. है ना। लाइट क्या है, वेव है। और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, Yes, sir. है ना। Sir. ये सब एक्सपेरिमेंट जो कि हाइगेंस आए, हाइगेंस ने बताया कि भाई जो है लाइट जो है वेव है ना। उन्होंने ऑल्दो मैकेनिकल वेव बोला था, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि उनको नहीं पता था। ठीक है, सब चीजें नहीं पता होती है, पर उन्होंने कम से कम पार्टिकल से वेव तक तो लेके आए वो, है ना, विच वॉज अ वेरी बिग बिग ब्रेक थ्रू, बिकॉज उन्होंने न्यूटन की बात को गलत बोला था, है ना। तो उन्होंने ये बताया। फिर उसके बाद और भी जब आगे लाइफ में चलते गए हम, ऐसा ये जो सारी बातें हुई थी ना, ये अराउंड 1800s के अराउंड हुई थी, अराउंड, ठीक है। फिर 100 साल और बीत गए, 100 साल और बीत गए। उसके बाद आए हमारे आइंस्टीन सर, है ना। वैसे तो काफी लोगों ने इस पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, और काफी लोग इस पे बेसिकली ये डिडक्शन कर चुके थे कि लाइट को तुम पार्टिकल मत बोलो केवल, या लाइट को तुम वेव मत बोलो, ये ड्यूअल नेचर होल्ड करता है। क्योंकि 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पब्लिश किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हिस्ट्री रही है इसकी, है ना। और इन्होंने बता दिया भाई कि लाइट जो है वो आपका पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जहां से फिर हमको ये समझ में आया कि यार ड्यूअल नेचर शो कर रहा है ये तो, है ना। ड्यूअल नेचर मतलब हिपोक्रेट, हिपोक्रेट समझते हो, जो कि कुछ और बोलता है किसी को कुछ और बोलता है ना। बायो वाले सर Yes, को sir. जाके बोल रहे हो तुम कि फिजिक्स वीक है, फिजिक्स वाले सर को आके बोल रहे हो कि बायो वीक है ना। ये वाली जो हरकत है इसे बोलते हैं ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो ये है तुम्हारी जो लाइट है, वो बेसिकली पजेस करती है, ठीक है। तो इस नेचर को स्टडी करने में बहुत टाइम लग गया, समझने में ही बहुत टाइम लग गया कि लाइट ऐसे बिहेव कर भी सकती है क्या, और कर सकती है तो क्यों कर सकती है और कैसे कर सकती है, वो समझने में फिर बहुत टाइम लग गया। और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स अब हमको सबको पता है, और वो हम सब पढ़ेंगे थोड़े थोड़े करके, है ना। काफी इंटरेस्टिंग है वैसे तो, क्योंकि नई चीजें पता चलती है। आगे चलते हैं फिलहाल। तो इससे पहले कि आइंस्टीन अपनी ये
जो है इक्वेशंस वगैरह जो है वो बताते प्रूव करते, उसके पहले एक लैनर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, फिलिप लैनर्ड, है ना, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। क्या बताया उन्होंने कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन होती है ना, कोई इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हुआ है, इलेक्ट्रॉन एमिट होने का क्या मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास कुछ मटेरियल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, ऑब्वियसली एक तो होगा नहीं, मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस होंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तुमने कुछ तो किया कि इससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन एमिट। हाँ, एमिटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डिपेंड करती है लाइट फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि फ्रीक्वेंसी किस किस फ्रीक्वेंसी से आपने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो लाइट तुमने इंसिडेंट करी है, जो एनर्जी इंसिडेंट करी है बेसिकली, अरे यार इलेक्ट्रॉन अपने आप से तो निकल नहीं जाएगा बाहर। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी जो ये बॉटल रखी हुई है मान लो सामने, और तुमने बॉटल को ऐसे देखा और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अपने आप निकलते हैं क्या बच्चों? ऐसे नहीं निकलेंगे ना, तुम्हें कुछ तो कुछ No, एनर्जी sir. प्रोवाइड करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इस बारे में, यस सर। है ना, Yes, sir. ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब पढ़ा है ना तुमने, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, यस सर। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। हम फिजिक्स में इतनी केमिस्ट्री नहीं डालते हैं, वरना अगर हम समझें डीप डाउन तो वो उन्हीं सब रीजंस की वजह से होती है, ठीक है, अगर हम समझे। तो इलेक्ट्रॉन जब एमिट करेगा बेसिकली, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्वियसली, कोई भी चीज मूव कर रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। वी अंडरस्टैंड दैट, राइट? एनी पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी इफ इट इज मूविंग। अरे समझते हैं ना हम सब ये वाली बात तो, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि तुमने जो एनर्जी दी है, लाइट दी है मान लो, है ना, टॉर्च लेके बैठ गए तुम ऐसे बॉटल पे और वेट कर रहे हो कि भाई अलग निकल इलेक्ट्रॉन निकल, है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऐसे निकलने तो वाला नहीं है, बट मान लो तुम ऐसे कर रहे हो, तो तुम्हारी जो टॉर्च की जो इंटेंसिटी है ना, उस पर डिपेंड नहीं करने वाली काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी कि जो तुम लाइट मार रहे हो ना बॉटल पे, है ना, वो किस फ्रीक्वेंसी से लाइट आपका क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है ना। जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट एनर्जी है उस मटेरियल पे, इलेक्ट्रॉन पे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी फिलिप लैनर्ड ने। अब इसको आगे समझेंगे हम, अभी तो हमने पुरानी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। पर तो लैनर्ड के जो रिजल्ट थे ना, वो आइंस्टीन के बड़े काम आए, क्योंकि लेनर्ड के जो रिजल्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किए बाय अज्यूमिंग दैट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। ये न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ये वी नहीं है बच्चों, है ना, ये वी नहीं है, न्यू है। पढ़े पढ़े हुए आपने, पहले पढ़ा हुआ है शायद ये, है ना, न्यू तो पढ़ा हुआ है यस सर। आपने। Yes, सो sir. दिस कंटेन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी एच न्यू। यानी कि ये जो आपकी लाइट है, ये इसके अंदर ऐसा समझ लो कि बेसिकली ये किससे बनी हुई है, एनर्जी के पैकेट से मिलके बनी हुई है, जिसको कि मैथमेटिकली एच न्यू बोला जा सकता है, जिसमें एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच क्या है बच्चों? Planck's constant. Planck's constant. है ना। इसकी वैल्यू पता है क्या किसी को? पहले कभी पढ़ा है प्लैंक्स कांस्टेंट? Yes, sir. यस सर। कितना Yes, होता है? sir. 6.626 into 10 to the power minus 34. बहुत ही बढ़िया। स्कूल में पढ़ा है या मतलब ऐसे पहले से पता है तुम्हें? यूज आया है तुम्हारे कहीं पे? वैसे यूज तो आया है ये कहीं पे। सर लास्ट ईयर 11th में पढ़ लिया था सर. हाँ 11th में ही पढ़ लिया होगा, 11th में यूज आया होगा, है ना। तो इट्स गुड दैट आपको याद है, बट मैं आपको बता क्या रहा था कि जो आपकी लाइट है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी हुई है ना, जो कि एच न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी पैकेट एच न्यू। इसमें एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, है ना। Frequency. तो ये आइंस्टीन ने सबसे पहले तो बताया हमें, उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। समझते हैं थोड़ा बहुत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्या होता है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट इज जस्ट एन एमिशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन इंसिडेंट लाइट इज प्रोजेक्टेड, है ना, व्हेन लाइट इज प्रोजेक्टेड या एनर्जी इज प्रोजेक्टेड ऑन अ सरफेस, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने एक मेटल सरफेस ले लिया। मेटल सरफेस क्यों लिया बच्चों? चलो एक बार इसको समझ लो, उसके बाद इसका क्वेश्चन को फिर से पूछूंगा, देखते हैं आप बता पाते हो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है,
सरफेस पे भी होंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल सरफेस है तो, मेटल है तो, है ना। तो इसका सरफेस लिया तुमने, मान लो ये सरफेस है जिसको तुमने प्रोजेक्ट कर रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है बेसिकली। इसके ऊपर तुमने लाइट इंसिडेंट करी। क्या इंसिडेंट करी बच्चों? लाइट, Light. 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 है ना। लाइट को इंसिडेंट किया। अब ये लाइट आएगी, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगी? एनर्जी ट्रांसफर करेगी, और इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी देगी, है ना। ट्रांसफर करना मतलब उसको देना ही होता है बेसिकली। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई? एक्साइट होगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन एक लिमिट से ज्यादा एक्साइट हो गया तो वो बाउंस कर सकता है, यहाँ से बाहर निकल सकता है ना। यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो एनर्जीज देखो, अभी हमें ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं है, तो हम इसको थोड़ा ऐसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि भाई तुमने क्या किया? एक एनर्जी दी किसी सरफेस को, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि अरे इन सब चीजों से तो बने हुआ है तुम्हारा जो सरफेस है, या इन चीजों से तो बना हुआ है तुम्हारा मटेरियल, है ना। तो उसके ऊपर जब तुमने इंसिडेंट किया तो उसमें क्या हुआ? एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया तुमने। अब एनर्जी जो भी उसमें उसके पास आ गई है ना, अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा निकल गई, तो जो एनर्जीज या जो फोर्सेस बेसिकली उसको पकड़ के बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को, उन्होंने अपने पास होल्ड करके रखा है। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, बाइंडिंग, Yes, sir. है ना। sir. तो अगर वो उससे एक्सीड कर गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो एक्साइटेशन एनर्जी उससे ज्यादा निकल गई, है ना, तो बेसिकली होगा क्या कि आपका इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट हो सकता है, एमिट आउट हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड आउट, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? Photoelectric. Photoelectron. फोटो, है ना। क्योंकि फोटोन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, और उसकी वजह से बाहर निकला है ये, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें समझने वाली बात जो है वो ये है कि जो लाइट है एक तरह की रेडिएशन ही है, तो ये रेडिएशन है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ लो होगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और एनर्जी ज्यादा होगी, हाई एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी ज्यादा नहीं हुई तो ये निकाल ही नहीं पाएगा ना इलेक्ट्रॉन को, जो भी चीज होल्ड करके रखी हुई है। मान लो तो हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता फोर्स होता है, एनर्जी होती है, कि मतलब कौन सी एनर्जी होती है, हमें तो ये भी नहीं पता, नाम भी नहीं पता उस एनर्जी का जो उसको होल्ड करके रखी है इलेक्ट्रॉन को, है ना, मेटल में। लेकिन मान लो अगर तुम्हारी एनर्जी फोटोन की या लाइट की, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हो रही है वही ज्यादा नहीं है, वही कम है अगर बहुत, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। सही बात है ना। तो आपका Yes, जो sir. इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ये बात हमें समझ में आई। इस एनर्जी की बात हम कर सकते हैं, वैसे हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना इसका। क्या क्या फॉर्मूला है? Hc/λ, राइट। Yes, sir. और एच एफ भी बोल सकते हैं Hc/λ को, है ना। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए पहले तो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी करना है सबको कि भाई ये जो आपका मेटल है यही क्यों यूज किया गया, क्या नॉन मेटल भी यूज किया जा सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सर मेटल के पास। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। नॉन मेटल यूज नहीं किया जा सकता मतलब? हाँ, नॉन मेटल यूज नहीं किया जा सकता मतलब? बताओ बताओ, क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, चैट में आंसर करना है सबको, इसको नोट करो और चैट में आंसर करो कि भाई क्या आंसर होगा इसका, क्या नॉन मेटल यूज किया जा सकता है या नहीं।
हाँ बच्चों, आंसर मिला कुछ? चैट में तो नहीं लिखा है क्योंकि सर्टेनली आप लोगों ने। बेटा कोई चीज अगर मैं सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं तो सोचो तो सही। सोचा किसी ने इस बारे में? सोचा कि सर नॉन मेटल पे आप जो बोल रहे हो उस पे अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो क्यों निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकल सकता है? आपने वैसे बोला, प्रिंस ने आंसर किया कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब तुम पता है सोचते कम हो गूगल ज्यादा करते हो, सोचते कम हो गूगल ज्यादा करते हो। उससे होता पता है क्या है? आप लोग है ना अपने ब्रेन को फंक्शन में कम रख रहे हो। सॉरी लेट ज्वाइन किया, कुछ काम आ गया था, कोई बात नहीं तमन्ना, अभी कैचअप करो क्लास के साथ में पर, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपकी जो मेटल है उसी को क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या नॉन मेटल भी यूज कर सकते हैं क्या? तो जवाब क्या है इसका, ये सुनो ध्यान से। हाँ कर सकते हैं, नॉन मेटल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंस मेटल जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सरफेस पे खासकर जो होते हैं, है ना, स्पेसिफिकली सरफेस पे, वो इतने ज्यादा क्लोजली टाइटली बाउंडेड नहीं होते। नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं यूं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही लूज होते हैं, है ना, लेकिन मेटल के रिलेटिवली कंपैरिजन टू नॉन मेटल, इन कंपैरिजन टू दैट क्या होते हैं, रिलेटिवली लूज बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बाहर निकालना, इजेक्ट करना, फोटो इलेक्ट्रॉन बनाना ज्यादा आसान होता है कंपैरिजन टू नॉन मेटल। लेकिन अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी बाइंडिंग एनर्जी को एक्साइट क्या करके एक्सीड करके बाहर निकल जाए, है ना, उसके पास एक्साइटेशन एनर्जी इतनी आधा आ जाए अगर, है ना, अपने सारे वो जो भी बाइंडिंग एनर्जी उससे ओवरकम कर जाए, तो वो भी बाहर निकल सकता है, वो भी एक फोटो इलेक्ट्रॉन बन सकता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है उस केस में भी, ठीक है। लेकिन हार्ड होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ऐसा करना। रीजन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, आगे sir. चले? ओके। Yes, sir. तो अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पढ़ाया जाता है आपको, है ना, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने भी हमें बताया था, और उसका नाम है फोटोन्स, ठीक है। तो फोटोन्स क्या है भाई? सबसे पहले तो लाइट कंसिस्ट ऑफ, वेट लेट मी चेंज द कलर। Okay, so we were discussing about photons. Light consists of particles called photons, called photons, ठीक है, also known as वेव पैकेट्स। इनको वेव पैकेट्स भी बोलते हैं लोग, है ना, और भी नाम है इसके। इनको बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स, है ना, ये तो हमने पढ़ा भी था अभी थोड़ी देर पहले। फोटोन्स को एनर्जी पैकेट्स भी बोलते हैं, है ना, और क्वांटा भी बोलते हैं। क्वांटा यानी कि एक यूनिट, बेसिकली छोटा यूनिट, है ना, जैसे लाइट की यूनिट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, राइट। तो जैसे पार्टिकल होता है बच्चों, उसकी एनर्जी होती है mc², ये पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा हुआ है? Yes. Yes, sir. लाइट की जो पार्टिकल की जो एनर्जी होती है mc² होती है ना। तो वैसे ही फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है h/f। इसमें f क्या है बच्चों? व्हाट इज f? Frequency. फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट नीड्स टू ट्रैवल एज अ वेव इन दैट केस, राइट, बट इट इज अ पार्टिकल। तो आप समझ रहे हो कि फोटोन बेसिकली कर क्या रहा है पार्टिकल बिहेव फोटो उसकी तरह कर रहा है, वेव की तरह। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं? है पार्टिकल, बिहेव वेव की तरह कर रहा है। और यही स्टडी करने के लिए बहुत साल लग गए, बहुत मुश्किल से ही समझा पाए फाइनली साइंटिस्ट कि भाई लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर होल्ड करती है, और जिससे मिलके ये बनी हुई है फोटोन्स, वो है पार्टिकल लेकिन बिहेव फोटो वेव की तरह करते हैं, ठीक है। तो आप उनको मतलब वो उसमें भी एम्बिग्यूटी है, उसमें भी हम आगे समझेंगे कि आगे क्या और भी क्या जो एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली वो समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना है कि फोटोन जो है बेसिकली एनर्जी पैकेट्स हैं, एक यूनिट है बेसिकली लाइट की, है ना, और ये पार्टिकल है लेकिन बिहेव करता है ये किसकी तरह, वेव की तरह, ठीक है।
इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों, एंड आई वांट यू टू राइट दीज पॉइंट्स। एम आई क्लियर? यस सर। Yes. Yes, sir. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं फोटोन्स की, आपको लिखनी है ये साथ में मेरे, ठीक है? बैठ के देखना मत बस। द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं ना, फोटोन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं उसको, है ना? उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना पहले तो हमें कि भाई क्या है फोटोन, क्या है इसका सिनेरियो, इसका मास है कुछ या एनर्जी है, क्या है ना? तो इसका मास जो है वो डिफाइन नहीं है इन सेंस ऑफ मैकेनिक्स, अगर न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करें तो। क्योंकि मास जो क्वांटिटी है, मास जो मतलब करेक्टरिस्टिक है, वो तो न्यूटन ने या बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स में डिफाइन हुई थी। एम आई राइट? Yes, sir. Yes. है ना? तो उसके टर्म्स में मास जो था, वो जो भी एक्सप्लेनेशन था मास का, वो हम फोटोन के लिए नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन है, फोटोन का मास होता है, लेकिन वो क्वांटम फिजिक्स यूज होगी उसके लिए, और उसके लिए आपको जो मतलब रिक्वायर्ड है वो भी आपके ना तो सिलेबस में है और ना इतना आसान है उस चीज को समझना। इवन अभी तक शायद डिटरमाइन भी नहीं हुआ है ना कंप्लीटली अच्छे से, अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और इवन, है ना, टू गेट अ प्रिसाइज रिजल्ट ऑफ दैट। सो अभी के लिए हमने इसको कैसे समझा कि भाई कोई बात नहीं, आपको इसका मास नहीं पता तो क्या हुआ, इसका रेस्ट मास आप डिफाइन कर दो, ठीक है? क्योंकि इसका एक्चुअली में जो मास है वो तो क्वांटम फिजिक्स बताएगी, वो आपको पता है नहीं। तो ऑल दो सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है? Yes, Yes. yes. मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, वॉइस कहाँ से आ गई? अभी आ रही होगी। द रेस्ट मास इज डिफाइंड। अरे वीडियो वगैरह नहीं ऑन करके रखते क्या तुम? ईयरफोन लगा के सुनते हो क्या मेरे को क्लास में? Yes, sir. यस सर बोल रही है, बताओ। अरे मुझे देखते भी हो तुम या केवल सुनते ही हो? सर देखते हैं देखते हैं। मेरे लिप्स मूव करेंगे तो बोलूंगा ना मैं। दिख जाएगा ना बेटा, मैं बोलूंगा तो। अगर मेरे लिप्स मूव नहीं कर रहे हैं तो मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, लिख रहा हूँ, ठीक है? अरे ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बस वीडियो वीडियो साइड में फोन रख के और मस्त सुनते रहते हो कि हाँ अपना काम करते रहते हैं सर, अब बात करते रहेंगे, सुन लेंगे, बीच बीच में हाँ ना बोल देंगे। ऐसा तो नहीं कर रहे हो तुम मेरे साथ? No, sir. No, ये sir. धोखेबाजी है। ट्रस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों पे, कैमरा तो बंद रखते ही हो तुम लोग अपना, है ना? अपने सुंदर सुंदर चेहरे तो दिखाना है नहीं तुम्हें कभी भी, तो कम से कम इतना ट्रस्ट तो मेरे मतलब मेरा रख सकते हो ना, कि पढ़ाई तो कर रहे हो तुम। यस सर। हाँ। सर वो दिखता नहीं है ना एक बारी एक साथ ही स्क्रीन, दो स्क्रीन। अच्छा अच्छा ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ अभिषेक, थोड़ा बहुत तो सर टोन लाइट भी करना जरूरी है ना क्लास में, वरना तुम लोग क्या सो जाओगे बीच बीच में फिर, ठीक है? और कुछ बच्चे जेन्युइनली रेडियो समझ के से यूज करते हैं क्लास को, रेडियो की तरह सुनते हैं वो, है ना, बंद कर देते हैं वो वीडियो वगैरह, साइड में रख देते हैं फोन को। मुझे पता है तुम में से दो तीन, ठीक है? अब उन महानुभावों की मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसा मत किया करो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा क्लास में अटेंशन थोड़ा पे करो अपना, है ना, क्लास को थोड़ा क्लास की तरह लो। तो क्या बात कर रहे थे हम, कि जो रेस्ट मास है फोटोन का वो डिफाइंड है ना, इट इज डिफाइंड, और वो कितना है भाई? 0। यानी कि जब वो मूवमेंट नहीं कर रहा होगा, है ना, जब वो मूवमेंट नहीं कर रहा होगा, रेस्ट मास का मतलब क्या हुआ? जब वो रेस्ट पे होगा, है ना, तो वो केस में मास जो होगा वो 0 होगा, यानी केवल एनर्जी है। अगर आप फोटोन को पकड़ लेते हो ना कहीं पे, ऐसा आपने पकड़ लिया, पॉसिबल नहीं है ये चीज, मान लो पकड़ लिया फिर भी, तो तुम बोलोगे हाँ भाई फोटोन आ गए तुम हमारे जाल में फाइनली, है ना? फोटोन बोलेगा कौन फोटोन? मैं तो, मेरा तो रेस्ट मास ही 0 है, ठीक है? तुम मेरे को देख भी पा रहे हो, तुम बोलोगे देख तो नहीं पा रहे हैं पर पकड़ तो लिया है तुमको हमने, है ना? तो फोटोन बोलेगा हाँ भाई बताओ कैसे डिफाइन करोगे कि मैं ही फोटोन हूँ, है ना? तो ये चीजें, वैसे तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्वर्जेशन है ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और पॉइंट ये है कि मतलब ये फिजिक्स के हिसाब से भी सही नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अगर इफ यू फाइंड इट एट रेस्ट देन इट मास कुड बी कंसिडर्ड एज 0, ठीक है? आगे चलें।
Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट आप लिख भी रहे हो ये सब चीजें? आई हैव आस्क्ड यू टू राइट इट Yes, sir. स्पेसिफिकली। Yes, sir, लिख रहे हैं। sir. हाँ, गुड। ऑल photons travel with the speed of light। अब ऑब्वियसली लाइट उससे कंस्टिट्यूटेड है, अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू तो उसका बड़ा ही अजीब होता है। यू कैन से 279792458 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें कुछ डिजिट हो सकता है बच्चा, मिस्टेकन हो गई हो मुझसे, ये 7 की जगह 9 हो सकता है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। ओके, सो जस्ट टू गिव यू अ हंच कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हम ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगेंगे तो 279792458 अगर आप डालोगे तो हो जाएंगे फिर तो क्वेश्चंस, है ना। 5 10 15 क्वेश्चंस की जगह एक क्वेश्चन होगा फिर तो, है ना। तो वो तो एग्जामिनर भी जानता है, दैट्स व्हाई यू टेक as 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट द एक्चुअल स्पीड that has been calculated with the experiments is somewhere came around this one, है ना, this weird number, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो फोटोन की स्पीड है ये वैक्यूम में है। किसमें है ये स्पीड? Vacuum. वैक्यूम में स्पीड है ये, ठीक है। हाँ स्नेहा, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? स्नेहा कुमारी कुछ पूछना चाह रहे हैं बच्चा आप? बेटा आपने हाथ ऊपर किया है, कुछ बोलिए। स्नेहा, एम आई ऑडिबल टू यू? बेटा कुछ तो बोलो, गाना ही सुना दो, कुछ तो बोलो। हाथ ऊपर किया है, सवाल पूछो बेटा। लगता है गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, पता चले स्नेहा को क्वेश्चन पूछना नहीं हो और हम जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं ना, गलत बात। 93.5 FM, ये क्या बोलता रहता है प्रिंस, ये मतलब क्या करूं मैं इसका? अच्छा ये वो उस बात पे बोल रहा है कि मैं बोल रहा था कि रेडियो की तरह सुनते हैं। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी चैट पढ़ूं कि तुम कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, है ना, कोई डाउट वगैरह होगा कि तुम्हारा डाउट मिस नहीं हो जाए, है ना। और जब भी मैं चैट पढ़ता हूँ मुझे कुछ ऐसा ही दिखता है इसमें, फिर मुझे लगता है कि मुझे चैट नहीं पढ़नी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। हाँ बट लेकिन किसी को अगर डाउट है तो पूछा करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप डाउट पूछते हो, है ना। यू शुड आस्क योर डाउट्स। अगर हाथ ऊपर करके पूछना है वैसे पूछ लो, चैट में पूछना है चैट में पूछ लो, बट ऐसे घबराना नहीं है। अभी तक तो तुमको समझ में आ गया होगा कि मेरी क्लास में ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, आप पूछ सकते हैं डाउट्स वगैरह, राइट। हाँ भाई लिख लिया यहाँ तक, यस सर, लिख दिया सर। आगे चला जाए। यस सर। कूल। सो इलेक्ट्रिकली फोटोन्स आर न्यूट्रल। चार्ज की अगर बात करी जाए तो फोटोन्स जो हैं आपके वो कैसे हैं भाई? न्यूट्रल इन नेचर है, ठीक है। लिख लिया ये भी? Yes, sir. ओके, सो बिफोर वी टॉक अबाउट द कोलिजन दैट इज गोइंग ऑन हियर, है ना, जो हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन के निकलने का और उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एनर्जी वगैरह की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसके पहले हम एक बार एक लाइन लिख देते हैं। ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी। इसको भी आप लिखेंगे, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम, यानी कि फिक्स है। डेफिनेट एनर्जी है हर फोटोन के पास में और डेफिनेट मोमेंटम है, ठीक है, प्री डिफाइंड एक तरह से, ठीक है। और इसकी एनर्जी डिफाइन कैसे की जाती है भाई? E इक्वल्स टू एच म्यू। एच सी अपॉन लैम्डा, एच न्यू भी आप बोल सकते हैं, एच एफ करके जो हम बात कर रहे थे। अब इसमें एच जो है उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है,
एंड सिंस ये दोबारा आ गया, इसकी वैल्यू लिख ही देते हैं इस बार। कितना होता है भाई, फिर से बताओ। 6.626 into 10 raised to power minus 30. 6.626 6.626 into 10 to the power minus 34 यस Yes, सर। sir. जूल पर सेकेंड। यूनिट Yes, भी sir. इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा है आपकी वेवलेंथ। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। No, sir. ठीक है, हाँ इसको आप लिख सकते हो E इक्वल्स टू एच एफ बी। इक्वल्स टू एच एफ भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो E इक्वल्स टू एच एफ आपका वैसे कहाँ से आया, ये तो आपका आइडिया होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली क्या है कि आपका जो वेलोसिटी है ना, उसको आप लिख सकते हो कितना, F इंटू लैम्डा, है ना। तो जो आपका F है वो हो जाता है V अपॉन लैम्डा, है ना। अब ये V अपॉन लैम्डा हो गया, ठीक है, V इक्वल्स टू F लैम्डा हो गया आपका। अब आपका जो E है, इसकी जगह आप इसको पुट कर सकते हो, है ना, इसकी जगह पुट कर सकते हो। E का फॉर्मूला क्या था, HC अपॉन लैम्डा, है ना। तो इसमें हम जो वेलोसिटी है उसको पुट कर सकते हैं। वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों फोटोन की, C के बराबर होती है क्या? Yes, sir. तो इस C की जगह हम क्या पुट कर देंगे, F लैम्डा पुट कर देंगे। जब आप इसको पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू H इंटू F लैम्डा अपॉन लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट हो गया, क्या बना ये, H इंटू F। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन से कि E जो होता है वो केवल लैम्डा की टर्म्स में डिफाइन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी डिफाइन होता है। इसको नोट किया आपने, फॉर्मूला नोट किया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ऑल्सो इसका मोमेंटम भी डिफाइन किया गया था। मोमेंटम डिफाइन किया गया था H अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे। P मोमेंटम होता है, आई गेस ये पता होगा सबको। यस सर। ठीक है, H अपॉन लैम्डा। इसका मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। मैं देखता हूँ, वैसे तो मेरे पास क्वेश्चन है क्या सॉल्व करने के लिए। वैसे क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, इसको क्वेश्चन में ले लेंगे, कोई ना। वैसे एक इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी, इसको हम डिराइव कर लेंगे अभी थोड़ी देर से। ठीक है, अभी केवल फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहले से बता रहा हूं कि इसको डिराइव आगे करेंगे। ठीक है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर स्पेसिफिकली, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दिया हुआ है HC की वैल्यू, ठीक है, और लैम्डा दिया हुआ है NM नैनोमीटर में, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना और आपका एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अधिकतर जगह पे यूज होगा, उसको नोट कर लो। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आया 1240, है ना। ये क्वेश्चन करेंगे हम, उसके थ्रू समझेंगे। हाँ भाई, नोट हो गया तो बताओ। Yes, sir. यस सर हो गया। Yes. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम Yes, लिखते sir. हैं, कौन सी चल रही है हमारी, फोर्थ हो गई है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंजर्व्ड Conserve. लिखा हुआ है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन होता है इनके बीच में। कौन सा कोलिजन होता है बच्चों, Elastic. क्या पढ़ा हुआ है हमने ये? Last. क्या हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा हुआ है? यस सर। क्या होता है इलास्टिक कोलिजन में, व्हाट हैपेंस इन इलास्टिक कोलिजन? नहीं याद ना? इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है, राइट। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है ना। यानी कि नेट टोटल एनर्जी आपकी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है ना। मोमेंटम भी टोटल क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. क्या होता है इसका मतलब कि भाई कोई भी काइनेटिक एनर्जी आपकी, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई है किसी दूसरे फॉर्म में। नो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म, इन एनी अदर फॉर्म। ठीक है, ये हुआ इलास्टिक कोलिजन का मतलब। तो कौन से कोलिजन की बात कर रहे हैं हम ये,
कोलिजन कौन से कोलिजन की बात हो रही है, किन चीजों का कोलिजन हो रहा है तो बताओ पहले। नहीं आया समझ में किसकी बात हो रही है? सर वेव और फोटोन का। अरे यार सिंपल सा, क्या इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया तुमको मैंने, सिंपल सी चीज है। फोटोन आया, फोटोन और इलेक्ट्रॉन। हाँ फोटोन Photon आया, और इलेक्ट्रॉन electron. से टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। डिफिकल्टी क्या है ये समझना। No, अगर sir. आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझो इसको तो क्या हो रहा है कि फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। हमेशा नहीं होगा ऐसा, है ना। ऐसा मत समझना कि सर बोल रहे हैं कि तो बस मतलब नॉर्मल हो गया अब तो, है ना। फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन निकल लेगा, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मैटर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा, है ना। तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जनरली हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हो रहा है तो उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो वो क्या बोलेंगे, फोटोन आया भाई, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को जितनी मिली एनर्जी हुई काफी थी अगर, तो निकल गया, इजेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये जो कोलिजन है फोटोन का इलेक्ट्रॉन से, ये कैसा होता है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन। कैसा होता है? Elastic. परफेक्टली, परफेक्टली कोलिजन। क्या ये बात समझ में आई है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कूल, आगे चलते हैं। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हम पढ़ चुके हैं, एंड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ बिगाड़ तो पाएगी नहीं। एम आई राइट? अगर इलेक्ट्रिकली ही न्यूट्रल है तो क्या करेगी उनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, असर ही नहीं होगा उनपे, है ना। तो उनको डिफ्लेक्शन नहीं कर पाता, उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आप लिख सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी आप बोल लो कि उसका एक एक्सटेंडेड पॉइंट है। लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देन you can write wavelength of the photon changes in different media, so velocity of photon is different in different medium, यानी कि velocity मीडियम के हिसाब से चेंज हो रही है, मीडियम के हिसाब से चेंज हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. और ऐसा तो हमने पढ़ा भी हुआ है ना, क्या लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से नहीं मूव कर रही थी? क्या स्पीड चेंज नहीं हो रही थी लाइट की? अरे यार स्पीड चेंज हो रही थी तभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, स्पीड चेंज हो रही थी तभी तो बेंडिंग हो रही थी लाइट की। ये तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, हाँ या ना। Yes, sir. तो भाई लाइट हो या फोटोन हो, मीडियम के हिसाब से डेफिनेटली उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाती है फोटोन की, है ना। वेवलेंथ चेंज हो जाती है डिफरेंट मीडियम्स में, और इस वजह से क्या होता है कि उसकी स्पीड में भी चेंज आता है और बेंडिंग हो जाती है लाइट की, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया था? इधर से ही तो आया था पूरा। एम आई राइट? Yes, sir. बात समझ में आ रही है ना सबको? तुम Yes, sir. सुनते तो हो ना मेरी बातें? पूछ लूं मैं किसी से कुछ सवाल ववाल पूछ लूं बीच में? मुझे ऐसा लगता है मुझे सवाल पूछते रहना चाहिए तुम्हें, वरना तुम ऐसा लगता है कि सुनते नहीं हो, बस यस सर नो सर बोलते हो। ये हाँ भाई, सर रैंडम नाम लेके, क्या बोल रहे हो प्रिंस? सर रैंडम नाम लेके क्वेश्चंस पूछ लो। रैंडम नाम लेके, ठीक है। तो प्रिंस बताएगा, अनम्यूट कर लो। हाँ, तो मैं हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जो फोटोन बोला था उसकी एनर्जी कितनी होती है? सर रेस्ट पे तो 0 होती है। वो तो मास होता है स्पाइडरमैन, एनर्जी पूछ रहा हूँ, एनर्जी। हाँ ये देखो, डिम्पल ने बताया। अरे तुम अनम्यूट करके ही बता देते ये। चलो कोई नहीं। अरे मास की बात हुई थी ना प्रिंस, रेस्ट पे 0 की, तो रेस्ट मास 0 होता है, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। कूल, कोई बात नहीं, आज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। नॉट नेसेसरीली आपको याद रहे चीजें, बट हाँ नेक्स्ट लेक्चर तक याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे पढ़ने वाले हैं तो पुरानी चीजें याद होनी चाहिए। तो इट्स ओके, अभी याद नहीं, पर आगे डेफिनेटली याद हो जाना चाहिए, है ना, रिवाइज कर लेना। तो आगे अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इधर ध्यान दो सब लोग। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन यानी लाइट जो तुम इंसिडेंट कर रहे हो, उसकी अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस।
अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी लाइट की, यानी कि जो तुम टॉर्च यूज कर रहे थे, है ना, अब ये टॉर्च बार बार मैं इसलिए बोलूं तुम्हें समझ में आ जाए, रिलेट कर पाओ आप, अदरवाइज ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। हम बस इंसिडेंट लाइट की बात कर रहे हैं, है ना, इंसिडेंट फोटोन्स की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बात करी कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट, कितनी Yes. एनर्जी आप इस एरिया में प्रोजेक्ट कर रहे हो बेसिकली पर यूनिट टाइम, है ना, दैट इज इंटेंसिटी। तो अगर आपने ज्यादा एनर्जी किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट कर दी तो बेसिकली क्या हो जाएगी, एनर्जी मतलब ज्यादा फोटोन्स, है ना, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे, उसका मतलब ही यही है ना, दैट नंबर ऑफ फोटोन्स विल इंक्रीज। दैट डजंट मीन्स दैट डजंट मीन दैट ejected electron should also be affected by that. That means kinetic energy of ejected electrons should also be affected by that. It will not. ठीक है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, the energy of each photon does not change, even not just the ejected electron, आपका जो फोटोन है ना उसके भी नंबर जरूर बढ़ेंगे, बट द एनर्जी ऑफ फोटोन विल नॉट चेंज। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई सबको या नहीं आई? Yes, sir. ऐसा क्यों हो रहा है पर? ऐसा क्यों हो रहा है, एनर्जी क्यों नहीं चेंज हो रही? मैं बोल रहा हूं तुम्हें इंटेंसिटी बढ़ा दी तुमने अपना टॉर्च की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तुम जो लाइट प्रोजेक्ट कर रहे थे मेटल पे जिसकी वजह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, है ना, उसकी इंटेंसिटी तुमने बढ़ा दी, और अभी भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एनर्जी नहीं बढ़ेगी उसकी, जो लाइट है उसमें जो फोटोन है उसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो क्यों नहीं बढ़ रही है, उसका रीजन क्या है? सर इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करती ना, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हाँ, क्योंकि एनर्जी जो है फोटोन की वो डिपेंड नहीं करती उस पे, एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, वेवलेंथ पे। अरे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे करती है ना डिपेंड, बताया तो था अभी, है ना, इंटेंसिटी पे तो यस डिपेंड सर। नहीं करती है ना, नॉट इंटेंसिटी, नॉट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करी, जितनी इंटेंसिटी बढ़ानी बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा एनर्जी को उससे, है ना। यानी कि फोटोन्स तो ज्यादा हो जाएंगे, पहले इतने से जा रहे थे अब बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सेम एनर्जी से जा रहे हैं, जितने पहले जा रहे थे उसी एनर्जी से अभी भी जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Cool. आगे चलें, यस सर। नोट कर लिया ना सबने ये बच्चों, नोटेड ना? Yes. यस सर। एक क्वेश्चन करें इस पे, अब काफी थोड़ी थ्योरी थ्योरी होगी ना, थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वरना फिर तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं जीवन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इन नैनोमीटर ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर सकते हो क्या? यस सर। करो, वेवलेंथ की वैल्यू निकाल के दे दो मुझे। तुम्हें एच की वैल्यू पता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या क्या चाहिए, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बता देना। एच की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, आपको पता होनी चाहिए सी की वैल्यू, आपको पता होना चाहिए एनर्जी, ठीक है, पता ही है एनर्जी दी हुई है कितनी है ना, तो लैम्डा निकालना है, ये पता होगी अगर तो लैम्डा निकाल के बता दो कितना आंसर है। अरे पहले से सॉल्व करके आए हो तुम लोग, हैं चीटिंग करते सर हो वो क्या? जो आपने फॉर्मूला बताया था ना, हम्म, सर उससे हो गया जब भी आपने फॉर्मूला अच्छा Yes, फॉर्मूला नहीं यूज करना, अब करो, फॉर्मूला नहीं यूज करना वो वाला। अरे देखो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं बच्चे अभी भी, मतलब सी सी बोला ना तुम्हें, फॉर्मूला यूज नहीं करना, बार बार रिपीट करो, इसका समझ में नहीं आ रही है, बिना फॉर्मूला यूज करके निकालो फिर बताना मुझे क्या आंसर क्या आ रहा है। 1240 वाला फॉर्मूला अगर किसी ने यूज किया तो 1240 हो जाएगा अब तुम्हारा, ठीक है, करना मत वो फॉर्मूला यूज, नॉर्मल जो कोई मतलब कोई और तरीका लगाओ, मुझे नहीं मतलब, केमिस्ट्री की इक्वेशन लगा दो चाहे इसमें, पर आंसर मुझे किसी और तरीके से चाहिए, बताओ। आया किसी का आंसर? तो यही आएगा, फॉर्मूला गलत थोड़ी है, लेकिन बताना पड़ेगा आपको मुझे कि सर ऐसे किया है हमने।
कन्वर्जन नहीं हुआ, किस चीज का कन्वर्जन नहीं हुआ? ईवी का कन्वर्जन नहीं हुआ, अच्छा जी, एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हुआ आपसे, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है मैं बता देता हूँ, कन्वर्जन कर लेना आप लोग, काफी टाइम हो गया, मुझे टाइम ही नहीं पता था आपका, काफी टाइम हो चुका है। H इक्वल्स टू क्या रखोगे? 6.6 इंटू 10 raised to power minus 34. जूल पर सेकेंड। C की वैल्यू Yes, क्या sir. होती है? 3 into 3 10 into raised to power 8. और एनर्जी कितनी दी हुई है? 1 1 electron इलेक्ट्रॉन volt. वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि वोल्ट में लेते हैं ना एनर्जी, तो जूल में अगर कन्वर्ट करना है इसको तो क्या करूंगा, सिंपल 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 को। अरे बात समझ में आई? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? इतनी तो होती है। Yes, sir. एम आई Yes. क्लियर? है ना? अब इसको यूज कर सकते हो तुम, और कौन से फॉर्मूले में यूज करोगे? E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। अरे ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, ये तो बताया हुआ है फॉर्मूला मैंने, Yes, sir. ठीक है? इससे लैम्डा निकल जाएगा, निकाल लोगे अब? अरे अब निकाल लोगे, नैनोमीटर्स में आंसर चाहिए मुझे, 10⁻⁻⁹ में आएगा जो भी, उसके टर्म्स में आंसर निकाल देना, ठीक है? अगला क्वेश्चन करें, मतलब अगला क्वेश्चन आगे चलें। Yes. बेटा Yes, sir. इसको करना जरूर है घर पे, ऐसा नहीं कि बस ये सर ने बता दिया आंसर आ गया है ना, इसको सॉल्व जरूर करना। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात कर लेते हैं, ये तो हमने वैसे अब समझ लिया है, थोड़ा सा इसको फिर भी एक बार के लिए समझ लेते हैं कि क्या है। जो कंडक्टर्स हैं आपके, स्पेशली जैसे सॉलिड्स की बात हो रही है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो दो तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो मेटल को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, कांट लीव द मेटल, और फ्री टू मूव विद इन द मेटल, यानी कि या तो बाउंडेड है इस तरह से कि वो मेटल को छोड़ नहीं सकते, या फिर फ्री टू मूव है ना? ये आइदर केस में अगर हम समझें इसको, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको मेटल ने अंदर से हेल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। पर जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या आप इस बारे में समझ रहे हो कि जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिलेटिवली कम एनर्जी के साथ बाइंड किया गया है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है उनके ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसको तो पूरा एक लैटिस होगा ना, आपका पूरा लैटिस होगा, जिसको चारों तरफ से मान लो एक तरह से कवर किया हुआ है ना, बाइंड किया हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ना, एक लैटिस होगा, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है आपको एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? लेकिन जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, उनको एक तरफ से तो बाइंड नहीं किया गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अरे यार, जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन सब तरह से बाइंड किया गया, पर जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है उसको केवल नीचे नीचे से बाइंड किया गया, ऊपर से एक तरफ से तो एक्सपोज्ड है ना वो, है ना? Yes, तो sir. उसकी बाइंडिंग एनर्जी या उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेटल की तरफ से, वो रिलेटिवली कम है, यानी कि उसको इजेक्ट किया जा सकता है, उसको बाहर निकाला जा सकता है, उसको इतनी एनर्जी दी जा सकती है कि वो बाहर निकल जाए। एम आई राइट? एम आई ऑडिबल बच्चों? Yes, sir. ओके, क्या बात कर रहे थे हम लोग? यस, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे सरफेस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज्यादा मोस्ट लाइकली होंगे टू गेट इजेक्टेड आउट, टू बी कन्वर्टेड इन अ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है कि भाई क्यों कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको निकाला जा सकता है, जिनके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है ना, हो रहा है मतलब बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ऐसा, है ना? सो दैट्स व्हाई दिस थिंग हैज बीन एक्सप्लेन टू यू। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन होते कैसे हैं या कितने प्रकार के होते हैं बात करते हैं। तो पहला होता है थर्मोइनिक एमिशन, थर्मोइनिक एमिशन। तो इसमें क्या करते हैं हम? हीट करते हैं मेटल को। क्या करेंगे हम? मेटल को क्या करेंगे बच्चों? हीट। अब हीट करना भी तो एक तरह से रेडिएशन देना ही हुआ, हीट करना भी तो एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करना हुआ, हीट भी तो एनर्जी होती है। अरे हीट भी तो एनर्जी Yes, होती है। sir.
तुमने जब हीट दिया तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो एक्साइट होगा। अगर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई, अगर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि उसने अपने जो अट्रैक्शन वाली जो एनर्जीज है, बाइंडिंग एनर्जीज है, उनको ओवरकम कर लिया, तो निकल जाएगा, वो भी बन जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना, सुपरमैन बन के निकल जाएगा बाहर। एम आई राइट? समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. फिर थर्मोइनिक इमिशन एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन पे तो लगती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन थोड़ी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अरे इलेक्ट्रॉन थोड़ी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फोटोन की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और उसके ऊपर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, जो कि मतलब दिया भी हुआ है हमने यहाँ पे आपको कि 10⁸ वोल्ट पर मीटर के अबाउट, है ना, इस ऑर्डर की अगर अप्लाई कर दी, तो ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशन, यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि सूटेबल लाइट, सूटेबल लाइट अगर आप इंसिडेंट कर देते हो और उसकी एनर्जी सफिशिएंट है अगर, तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा। क्या ये बात तीनों समझ में आई आपको? तीनों वेज, तीनों टाइप समझ में आए एमिशन के? यस सर। ठीक है, बस याद करने वाली चीजें हैं। वर्क फंक्शन, ओके, चलो ये अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसमें लगेगा टाइम, 10-15 मिनट तो लग जाएंगे, एंड आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है, सो आई डोंट वांट टू गिव यू जस्ट 5 to 10 minutes फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। याद रखना कुछ चीजें, एक तो नोट्स पढ़ के आने, नोट्स रिवाइज करने, है ना, और पुराना होमवर्क कंप्लीट करके आना है ईएम वेव्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में आप आ रहे हो और नेक्स्ट क्लास में भी आपका ईएम वेव कंप्लीट नहीं है। एम आई क्लियर ऑन दिस? क्या ये बात समझ में आ रही है सब? यस सर। क्लास लीव नहीं करना है, मैं गया नहीं हूं अभी, है ना, आपको परमिशन नहीं क्लास लीव करने की जब तक मैं आपकी क्लास लीव नहीं कर रहा हूँ, है ना। दिस इज नॉट समथिंग विच आई विल टॉलरेट। ठीक है, फिर मैं तुमसे जितने प्यार से बात करता हूँ या जितने आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, फिर वो नहीं होगा। सो दिस इज नॉट समथिंग विच यू शुड डू। अभी मैं क्लास में हूं ना, कुछ बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज, 1-2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, डू नॉट लीव द क्लास। तो मैं बोल रहा हूँ कि ईएम वेव्स में सबसे पहले पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू होने के बाद आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, एंड देन वी विल डू एन असाइनमेंट, जो कि मैं आपको, या तो आपके पास जो असाइनमेंट है वो है तो आप उसको सॉल्व करो, अदरवाइज हम फ्यूचर में आपको एक और असाइनमेंट में आपको देने वाला। ठीक है, ये तीनों चीजें आप जब करोगे ईएम वेव्स तब कंप्लीट होगा। अगर आपने ये तीनों चीजें नहीं करी तो ईएम वेव्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो चला जाएगा, है ना, फिर दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो डोंट डू दिस अगेन, आई एम रिपीटिंग, है ना। मेक श्योर कि आप होमवर्क कंप्लीट करके आए अगली क्लास में। ऑल्सो नोट्स रिवाइज करके आना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एनी डाउट्स एनीवन? कोई पूछना है किसी को कुछ? No, sir. ओके देन नो सर। नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, गुड नाइट सर। That's all. बाय 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 बच्चों। सर। बाय सर। Bye, sir. Good night, sir.